नमस्कार, मेरा नाम है दिव्यांशी और आप पहुंच चुके हैं भारत टॉकीज के इस एपिसोड में, जहां बात करते हैं रीजनल सिनेमा की फिल्मों की। इससे पहले हमने बात की है तमिल सिनेमा, पंजाबी सिनेमा और मराठी सिनेमा के बारे में, और आज हम बात करेंगे भोजपुरी मैथिली सिनेमा के बारे में। तो हमारे साथ हमारे एक खास मेहमान मौजूद हैं। सबसे पहले नितिन चंद्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और नितिन जी फिल्म डायरेक्टर हैं। इनकी मूवी आई है, देसवा आई थी 2011 में। उसके बाद वंस अपॉन अ टाइम इन बिहार इन्होंने डायरेक्ट की है, और उसके बाद अभी जिस मूवी की चर्चा है वो है मैथिली मखान, जिसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। नीतू जी को कौन नहीं जानता। नीतू जी मिथिला मखान। मिथिला मखान। नीतू जी, आपको हमने गरम मसाला, ओए लकी लकी ओए और बाकी तेलुगु और तमिल फिल्मों में भी आपने काम किया है, तो बहुत बहुत स्वागत। और अभी आप चंपारण टॉकीज आपका प्रोडक्शन हाउस है, जिसके थ्रू हमें मिथिला मकान देखने को मिली है। और क्रांति प्रकाश जी, सर ने सुशांत सिंह राजपूत जी के साथ MS धोनी में काम किया था, और वहां से फेम जो आपको, हम सभी वहां से आपको जाने। उसके बाद उसके पहले देसवा में आपने काम किया, और अब मिथिला मकान में भी आपने बहुत तारीफें बटोरी हैं अपने काम को लेकर। तो सबसे पहले बेहद आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस खास प्रोग्राम भारत टॉकीज में, जो के तहत हम लल्लन टॉप पर प्रदर्शित करते हैं। तो सर, सबसे पहले मैं ये जानना चाहती हूँ, आप ये ओपन टू ऑल है, कोई भी इसका जवाब दे सकता है, कि जब आप पहली बार मैथिली और भोजपुरी सिनेमा से आप लोगों का इंट्रोडक्शन हुआ, तो हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? वो कैसा पहला एक्सपीरियंस था, और कब ये बात पता चली कि हाँ, इसमें हमें मूवी बनानी है, हिंदी सिनेमा से इतर यहाँ पर काम करना है? थैंक यू सो मच। पहले तो लल्लन टॉप देख रहे हैं जो लोग, और लल्लन टॉप की टीम का, तो सबसे पहले मैं ये बताऊं कि मेरी मातृभाषा ही भोजपुरी है। तब भोजपुरी के कबो चूज ना करे के पड़ल, हमनी के तो पैदा भइल बानी जा भोजपुरी में। दूसरी बात कि बिहारी हूं, तो मैथिली भी हमारी भाषा है। तो वो जैसे माँ की बहनें जी, तो मैथिली मौसी हो गई, हमारी मगही हमारी मौसी हैं, तो मौसियों का भी ध्यान रखना है। इनफैक्ट मैं बताऊं, मैं कानपुर में पैदा हुआ था और मौसी के यहाँ पला हूं। जी, जी। तो भोजपुरी माँ है तो मैथिली मौसी है। और तो कभी ये नहीं हुआ कि हमें चुनना पड़ा हो। मुझे लगा कि मैं चुना गया हूं। अरे, तो मुझे कभी चुनना पड़ा ही नहीं। मतलब वो जैसे प्रेम होता है, हम चुनने नहीं निकलते हैं, हमें बस हमारे अंदर है। तो वो प्रेम था, और समय के साथ, और जब तमाम चीजों को देखने लगे, जैसे मैं 12-13 स्टेट्स में रहा हूं इंडिया के, गया हूं कई जगहों पे, कहीं 5 दिन भी रहा हूं, कहीं पे महीनों रहा हूं। तो चारों तरफ देखते हुए, स्पेशली महाराष्ट्र में जो मराठी सिनेमा को देखा मैंने, या मैंने सिनेमा की पढ़ाई की पुणे यूनिवर्सिटी से, तो बहुत सारे लोग थे। इनफैक्ट मेरे साथ बाहर के, स्वीडन के और श्रीलंका, थाईलैंड के स्टूडेंट्स थे, कोरिया के स्टूडेंट्स थे, तो उनका सिनेमा में देखता था। और जब मैं मुंबई आया तो मैंने देखा कि चारों तरफ कुछ भोजपुरी में कुछ अजीबोगरीब पोस्टर्स लगे रहते थे। तो मेरे जो यहाँ दोस्त थे बोलते थे, अरे ये तेरे गाँव की पिक्चर है ये। जी सर, वो एक इमेज बन गई थी भोजपुरी सिनेमा को लेकर। हाँ, भोजपुरी सिनेमा की इमेज आज भी वही है। तो मैंने कहा चलो ठीक है। हम उस वक्त तो हम लोग नए थे, तो मैंने कहा कि हम लोग कुछ बनाएंगे इसमें। तो फिर हमने शुरू में तो मैं असिस्टेंट था दिवाकर बनर्जी के साथ, तनुजा चंद्रा जी के साथ, कई लोगों के साथ। फिर लेकिन अपने आइडियाज इतने होते थे कि मैं कहीं पे भी बहुत ज्यादा दिन टिक नहीं पाता था किसी डायरेक्टर के पास, क्योंकि मुझे हमेशा लगता था यार ये कहानी बनानी है, ये करना है, मोबाइल फोन पे शूट कर देना है। मैं उस वक्त नोकिया का फोन होता था, तो मैं लोगों से फोन, अच्छा वाला कैमरा वाला नोकिया का फोन मांग के मैं उस पे ही शॉर्ट फिल्म बना डालता था। तो आइडियाज खुद अपने में इतने ज्यादा थे। फिर मैंने डॉक्यूमेंट्री बनाई, और इस तरह से फिर भोजपुरी में आया, देसवा बनाया। वंस अपॉन अ टाइम इन बिहार देसवा का ही हिंदी है, कुछ अलग फिल्म नहीं है वो।
फिर कहानी, फिर मैं तमाम दूसरी चीजों से भी मैं जुड़ा रहा कि अगर बाढ़ की समस्या है बिहार में या कोई दूसरी समस्या चल रही है तो मैं हमेशा उसको समझने की कोशिश की, क्योंकि मेरा स्टेट है और मुझे ही समझना है। तो उसी बाढ़ की समस्या में मैं एक समय पे मैं वहां पे था, तो मुझे ये फिर कहानी कहीं से आती है। कहानी मुझे लगता है हमेशा आ जाती है, आप कहानियों को ढूंढने मत जाइए, वो आती हैं। अगर आप कहानी भी जी, अगर आप संवेदनशील हैं तो कहानी आपको छूती हैं जी। और तो इस तरीके से जब मैं दरभंगा और मधुबनी और सहरसा के इलाके में था, सुपौल में, तो ये कहानी आई। और अगर कहानी वहां पे है, अगर मेरा किरदार दरभंगा का है, मधुबनी का है, तो वो मैथिली में ही होना चाहिए, वो दूसरी भाषा में नहीं हो सकता है। दूसरी भाषा में करने का मतलब बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। मतलब मुझे लगता है कि अगर दक्षिण भारत का कोई किरदार है और कहीं पे कुछ कर रहा है ऐसा, वहां पे चेन्नई के अंदर या कोयम्बटूर की कहानी है, तो तमिल ही हो सकती है। वो रॉनेस तमिल ही चाहिए। मतलब वहां के लोग जो बोल रहे हैं उनके पात्रों को कैसे उनका जो भाषाई संस्कार से निकाल के कहीं और भाषा डाल दें और वो फिर अजीबोगरीब से एक हिंदी बोलने लगे, जो मैं देखता हूँ बहुत सारे निर्देशक ही काम करते हैं बिहार के संदर्भ में। तो मैं ठीक है, मुझे उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मुझे नहीं टच नहीं करता है। मुझे टच करता है जब वो किरदार वही भाषा बोल रहा है जो वहां लोग बोल रहे हैं। तो इस तरीके से मैथिली आ गई, भोजपुरी आ गई और भी तमाम कहानियां। तो ये पूरी कहानी है इन कहानियों के पीछे। ओके। क्रांति जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जी आपका क्या एक्सपीरियंस था कि आप हिंदी सिनेमा में काम कर रहे थे, आपने मूवीज की यहाँ पर और भी बाकी काम किया, तो भोजपुरी और मैथिली सिनेमा में जब आप गए तो वो व्हाट वाज योर फर्स्ट क्या आपकी वो फीलिंग थी, क्या जिस तरह से आप अप्रोच हुए वहां पर भोजपुरी और मैथिली सिनेमा के लिए, तो क्या आपका एक्सपीरियंस रहा, पहला एक्सपीरियंस अगर हम जानना चाहें यहाँ पर तो? जी मैम, सबसे पहले तो धन्यवाद लल्लन टॉप का कि आप लोगों ने भारत टॉकीज में हम लोगों को एक बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा हो रही है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण फिल्म के बारे में। जी। क्योंकि हम लोग जितनी भी हमारी टीम है, चंपारण टॉकीज है, नीतू हैं, नितिन सर हैं, समीर कुमार हैं और बाकी जितने लोगों ने मिथिला मखान बनाई है, तो हम सब का उद्देश्य एक ही था, हम सबकी मंशा एक ही थी कि भाई बिहार के सिनेमा को कैसे अच्छा बनाया जाए और कितनी मान सम्मान मर्यादा उसके अंदर हम लोग लेके आ सकते हैं, प्रतिष्ठा लेके आ सकते हैं। अब मैथिली फिल्म के बारे में गप और हाल तो हम कहीं मैथिली में बाजब एक बार जो मैथिली हमारी मातृभाषा छे, तब मिथिला मखान जो छे से हमरा अहाँ पूछ लो हमरा से कि हमरा अनुभव चलेगा ना मैथिली में बोलूं तो आपके लिए, क्योंकि मैथिली फिल्म ज्यादा नहीं बोलूंगा, थोड़ा सा बोलूंगा। जी जी बिल्कुल। मिथिला मखान हमरा चुनल के, हम मिथिला मखान के नहीं चुनलिए। ये अलग बात है कि हमर मातृभाषा मैथिली, हम मैथिली भाषी, हम मैथिल तै दुआरे ये हमर सौभाग्य छे। लेकिन मुदा ई बात हम अवश्य छे जे मिथिला मखान हमरा चुनल के, हम नहीं मिथिला मखान के चुनलिए। और हम लोगों का उद्देश्य एक ही था शुरू से ही कि जो भोजपुरी और मैथिली या जो बिहार का सिनेमा है, जो कभी एक अपने स्वर्णिम दौर को देख चुका है, वहां तक कैसे उसको लेके जाएं और कैसे बताएं लोगों को कि जो आप पोस्टर्स देखते हैं वैसे लोग घरों में नहीं मिलते हैं जी। वैसे लोग सड़कों पे नहीं मिलते हैं। तो बड़ा अवसर था हम सबके लिए और मेरे लिए बतौर कलाकार, क्योंकि आपकी कला को जब एक तरीके से सम्मानजनक दृष्टि से देखा जाता है तो बड़ा अच्छा लगता है। तो मेरे लिए बड़ा सौभाग्य का विषय था और मैं बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूँ खुद को कि मुझे ये काम करने का अवसर प्राप्त हुआ। मतलब एक इंस्पिरेशनल अगर जर्नी कहीं मैं मैथिली में समझने की कोशिश कर रही थी नितिन जी आपने मूवी में, लेकिन मैं एक छोटे से किस्सा शेयर करना चाहती हूँ। एक्चुअली मैं कविताएं लिखती हूँ, तो मैं हिंदी में कविताएं, क्या बात है जी, तो हिंदी में एक बार कविता पढ़ रही थी और एक जगह सुना रही थी, मैं ऐसे ही सुनाती रहती थी, कहीं एक स्ट्रीट पे खड़े होकर ऐसे ही सुना रही थी। वहां पे एक इजरायली व्यक्ति आए और उन्होंने कहा कि मुझे कुछ समझ में नहीं आया आपने क्या बोला, पर आपके भाव मुझे छू गए। और वो आके बहुत देर तक मुझसे बात की। तो अभी मुझे, जैसे मैंने मिथिला मखान देखी और अभी सर से भी सुना, क्रांति जी से भी सुना, तो वो जो भाव होता है, जो अपनेपन की चीज होती है, वो सर ने सही कहा था कि जो सेंसिटिव इंसान है उस तक चीज पहुंच जाती है। जैसे आप तक कहानी पहुंची, मुझ तक आपकी बात पहुंच गई। थैंक यू सो मच। ओके, धन्यवाद मैम, धन्यवाद। नीतू जी, आप भी अगर बताना चाहें अपना कि आपसे चंपारण टॉकीज के बारे में हम पूछ लेते कि कैसे ये आइडिया आया,
कि आपको भोजपुरी और या फिर बिहार में सिनेमा को जो स्टैब्लिशमेंट देना है, स्थापित करना है, व्हाट वाज मतलब कैसे ये आइडिया आप तक आया? जी, सबसे पहले तो ललन टॉप और आपकी पूरी टीम और क्रू को थैंक यू सो मच। एंड आई हैव बीन हियरिंग अ लॉट अबाउट ललन टॉप, और मैं सबसे पहले नाम सुना था तो मैंने सोचा था ये एक एकदम ठेठ बिहारी जो नाम होता है, जो हम लोग बचपन से सुने हैं, वो नाम है, और वी कनेक्ट अ लॉट विद दिस। सो यू नो थैंक यू सो मच, एंड यू नो आई वेलकम ऑल द व्यूअर्स। जब हम नॉटिंघम से, हम पटना से पढ़ाई किए हैं और 9th स्टैंडर्ड में इंडिया रिप्रेजेंट कर दिए थे, और हम टाइक्वांडो में ब्लैक बेल्ट 4th dan है, अगर आप लोगों को शायद नहीं पता होगा, आई डोंट नो। सो बिहार को हम 7 बार रिप्रेजेंट किए हैं, और हर बार हम बिहार नेशनल्स में बिहार को ही रिप्रेजेंट करते थे। एंड आई गॉट 4 बार गोल्ड था, 3 बार सिल्वर था, और ऐसे करके आई हैव बीन यू नो participating in national championships and international championships, but I always represented बिहार, हमेशा बिहार को ही रिप्रेजेंट किए, क्योंकि हमको कोई और स्टेट को रिप्रेजेंट करना आता ही नहीं था। बचपन से ही हम टाइक्वांडो यहीं पर सीखे, नॉटिंघम में सीखे। आई थिंक मम्मी का बहुत बड़ा योगदान है, हमारी मम्मी नितिन और मेरी जो माँ है, और क्रांति की चाची चाची बड़ी बहुत बड़ा हाथ रहा है टू पुट दैट you know that seed in us ki you know rooted रहना है और grounded रहना है, and you have to be humble and nice and work very hard, जमीन पे खड़े होकर आसमान को देखना है। और ये जो तरीका है, जो आइडिया है, that came when I was you know when हम sports represent कर रहे थे, और जब फिल्मों में आए आफ्टर 12th स्टैंडर्ड, लिटरली मॉडलिंग और ये सब दिल्ली में आईपी कॉलेज में एडमिशन हुआ एंड करने लगे, तो हमेशा बिहार से बाहर जाने के बावजूद बिहार में ही दिमाग रहता था हमेशा, क्योंकि हमेशा हम लोग यहीं पर यू नो सब कुछ यहीं से सीखा है। बाहर लिटरली कहते हैं ना, टीनेजर तक तुमने जो सीख लिया वही तुम्हारा नींव बन जाता है। तो जब नितिन फिल्म्स बनाने के लिए व्हेन ही केम इनटू द होल प्रोसेस, there was no way out कि हम कुछ और सोच सकते थे। और बहुत सारे लोगों ने हमसे बोला कि क्यों नहीं तुम हिंदी फिल्म प्रोड्यूस करती हो, इतना फिल्म की हो, एंड यू नो लोग ड्रीम करते हैं अमिताभ बच्चन जी के साथ काम करना और परेश जी के साथ काम करना। एंड आई हैव डन 6 फिल्म्स विद परेश जी, आई हैव डन अ फिल्म विद मिस्टर बच्चन, यू नो रण में, या लकीली आई वर्कड विद 9 national award directors, you name it, from Priyadarshan, Madhur Bhandarkar, Dibakar Banerjee, you know, you name it, and I have worked with all of them, Shekhar Kamla from South India, or all of these people, and now Nitin Chandra as well. So I think कि हम सब national award directors के साथ काम किए, हमको बहुत अच्छा मौका मिला था कि हिंदी को भी प्रोड्यूस कर सकते थे, बहुत सारे लोग मिले थे, बट हम से जब बात होने लगा तो हमको लगा कि इससे 10 गुना ज्यादा अच्छा रहेगा कि हम अपने रूट्स की फिल्मों को प्रोड्यूस करें और उसके साथ खड़े हो। द बेस्ट पार्ट इज दैट जब हम यूएन में आई वाज इनवाइटेड फॉर अ स्पीच, और हम वहां जाके बोले कि हमारी मतलब मेरी मातृभाषा भोजपुरी है और ग्लोबली हम इंग्लिश में बात कर सकते हैं, तो हम लोग से भोजपुरी में बता सके नहीं और इंग्लिश में, और हिंदी आई लिटरली मेलोड डाउन बिकॉज एवरीबडी देयर कुड टॉक इन हिंदी, you know. So what was that unique thing which we Biharis, they keep looking for us and looking for, and I think this is a very unique thing which we have done, and we have made history by creating this production house, by creating this OTT platform. जब मिथिला मखान कोई और OTT platform हमारे से बिहार की फिल्मों से associated नहीं होना चाह रहा था, even though it's a national award film, तो नितिन came up with this idea of OTT platform, and I think it's a great credit to Nitin, and we are fortunate, Kranti and me, and he will agree with that, कि हम लोग fortunate थे कि हम लोगों को मौका मिल गया ऐसा contribution के लिए साथ में खड़े होने के लिए। तो इसीलिए I think ये सिर्फ लोग का achievement नहीं है, बिहार का जितना लोग है ग्लोबली दुनिया में हर जगह, उन सबका अचीवमेंट है ये। और हमको बस इतना ही कहना आप सबसे कि मैथिली भाषी सिर्फ इसको ना देखें, जो नॉन मैथिली भाषी भी हैं, क्योंकि सबटाइटल है हिंदी इंग्लिश, आप देख सकते हैं आराम से, जैसे हम कोई भी कोरियन जापानीज फिल्में देखते हैं, वैसे हम दिस इज अ वर्ल्ड सिनेमा टोटली। तो आप दुनिया के इंडियंस क्यों, नॉन इंडियंस भी देखें। अगर हम कोरियन फिल्म्स, माजिद मजीदी की फिल्में और ईरानियन एंड जापानीज फिल्में देखते हैं तो हम मैथिली भी देखेंगे पूरी दुनिया में, एंड दिस इज व्हाट द टारगेट इज, एंड दिस इज ग्लोबली ईच एंड एवरीवन इन दिस वर्ल्ड इज आवर टारगेट, एंड एजुकेटेड class. That is what we are looking. एक नॉन मैथिली मैंने ही देखी, और आई वुड लव टू टेल माय एक्सपीरियंस ऑफ वाचिंग। एक्चुअली आई वांट से कि ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आपको क्या लगा कि
क्यों नेटफ्लिक्स और Amazon प्राइम जैसे प्लेटफॉर्म्स, मतलब आपने खुद एक्सपीरियंस किया होगा, आपने जरूर अप्रोच किया होगा, या जो भी उसके पीछे का जो पूरा किस्सा है आप जरूर शेयर करें, क्योंकि ये जरूरी है हमें लगता है जानना, ताकि रीजनल सिनेमा की समस्याएं पता चल सके कि OTT प्लेटफॉर्म्स व्हाई दे आर नॉट एक्सेप्टिंग, या फिर क्या प्रॉब्लम है और क्यों आपको OTT प्लेटफॉर्म अपने लिए बनाना पड़ा। ये रीजनल का कोई समस्या नहीं है, ये सिर्फ बिहार का समस्या है। सारे फिल्में हैं वहाँ पे, तो तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा, मराठी आप देख लीजिए सबसे। I'm sure Nitin is going to answer you for this. तो हाँ सही कहा। रीजनल पहली बात है कि सिनेमा, मैं पर्सनली एज अ फिल्म मेकर, एज अ फिल्म स्टूडेंट, मैं रीजनल सिनेमा को मैं रीजनल कहता ही नहीं हूँ, क्योंकि सिनेमा रीजनल नहीं होता, सिनेमा इज ऑलवेज ग्लोबल। तभी तो सत्यजीत रे बांग्ला बना के ऑस्कर ले लेते हैं। तो सिनेमा इज ग्लोबल, लैंग्वेजेस कैन बी रीजन स्पेसिफिक। नाउ कमिंग टू दिस, नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम, हॉटस्टार, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म हैं, सब एक बिजनेस मॉडल के साथ चल रहे हैं, और ये उनका राइट भी है, और सबका अपना एक बिजनेस मॉडल होता है, चाहे वो टीवी चैनल चला रहे हों या हमारे जैसे लोग हों जो इसमें कुछ करना चाहते हैं। अब हुआ ये कि हमारे लैंग्वेजेस में जो बिहार की हमारी दोनों भाषाएं हैं, तीनों भाषाएं जो मेजर भाषाएं, मगही में ज्यादा कुछ होता नहीं है। तो प्रॉब्लम जो है वो देवांशी ये है कि जहां पे सिनेमा था, इनफैक्ट मैं थोड़ा और पीछे जाता हूं, जहां लोगों ने अपनी भाषाओं को रखा बचा के, जैसे बिहार की भाषा भोजपुरी, मैथिली, मगही है, उसके अलावा जो मैथिली के वेरिएंट्स है अंगिका, बज्जिका है, ये हमारी भाषाएं हैं। या उत्तर प्रदेश में अवधी है, ब्रज है, बुंदेली है, बघेली है, और पूरा पूर्वांचल भोजपुरी है, ये वहां की भाषाएं हैं। अगर हम झारखंड चले जाएं तो संथाली, कुड़ुक, मुंडारी, जो ट्राइबल लैंग्वेजेस हैं, या राजस्थान जाए तो राजस्थानी और उनके जो मारवाड़ के रीजन के और तमाम दूसरी उनकी वो भाषाएं जो हजारों साल से वो बोल रहे हैं। लेकिन आप देखिएगा कि इन सारे इलाके में सिनेमा नहीं है, और इन सारे इलाकों में उनकी भाषा का साहित्य नहीं बचा हुआ है, क्योंकि उनकी भाषा के सारे साहित्यकार चले गए हिंदी के अंदर। अब हुआ ये कि जब ये समय बदला, जब सिनेमा का दौर आया, तो हमारे यहाँ सिनेमा भी कमजोर हो चुकी थी, क्योंकि एक संभ्रांत सबल वर्ग जो है वो हिंदी के अंदर जा चुका था। लेकिन बंगाल में ऐसा नहीं हुआ। टैगोर थे तो रे और घटक हो गए। अगर आप नॉर्थ ईस्ट में जाइए तो मणिपुरी फिल्मों का मैंने इफ्फी गोवा में रेट्रोस्पेक्टिव देखा। इनफैक्ट कोंकणी सिनेमा ऑस्कर तक जा चुकी है, क्योंकि यहाँ पे भाषा जीवंत है, जीवित है, लोग बोल रहे हैं, पढ़ाई हो रही है, साहित्य लिखा जा रहा है। तो समहाउ मेरा ये मानना है कि OTT तक हम इसलिए आए क्योंकि हम बाजार नहीं खड़ा कर पाए, क्योंकि बाजार जब भी खड़ा करता है तो वो लोग कर पाते हैं जो थोड़े से पकड़ रखते हैं बाजार पे, जैसे कि ब्रह्मा सिंह मिथिला मखान में बाजार इसलिए खड़ा कर पाता है क्योंकि ब्रह्मा सिंह का पकड़ है। ब्रह्मा सिंह उस समय से पकड़ा हुआ है जब क्रांति प्रकाश के दादाजी लोग भी थे, तब से बाजार पकड़ा। तो जो बाजार पकड़ के चलता है वो तो बढ़ जाता है, वो दूसरे को आने नहीं देता है, इसलिए ब्रह्मा सिंह क्रांति प्रकाश को आने नहीं देता है। तो कहीं ना कहीं ऐसा भी हुआ कि हिंदी को जितने जोर से हमारे ऊपर लादा गया, हिंदी के चाहने वालों ने आने नहीं दिया, और सारे के सारे भोजपुरी मैथिली वाले हिंदी में गए। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल प्रकाश झा है, भोजपुरी क्षेत्र के आदमी है, लेकिन उनके सामने ही भोजपुरी सिनेमा की ये दुर्गति हुई, लेकिन कभी उन्होंने भोजपुरी में मुड़ के देखा नहीं। तो जब बाजार डिजिटल का आया तो डिजिटल वालों ने देखा कि भाई सिनेमा कहाँ अच्छा है, मलयाली, गुजराती अरे अच्छा है, पंजाबी अच्छा है, असमीज तक, रीमा दास की फिल्म विलेज रॉकस्टार चली गई ऑस्कर तक। तो जहां काम हो रहा था, जो इन्वेस्टमेंट लेके आया है हजारों करोड़ का, वो यहाँ पे सुधार करने नहीं आया है। वो हमारी सिनेमा को उसकी जिम्मेदारी नहीं है। वो एक बने बनाए बाजार में, एक अपनी बनी बनाई जमीन के ऊपर वो देख रहा है कि हाँ यहाँ पे हरियाली है, यहाँ पे हम बीज बो देंगे। तो दिक्कत हमारे साथ ये हो गई कि हमने सोचा कि, और हम आगे भी मैथिली भोजपुरी करेंगे, ऐसा नहीं कि छोड़ देंगे, क्योंकि करना पड़ेगा। तो जब हमने मैथिली बनाई, हम जाने लगे, तो मुझे तो आधा घंटा समझाना पड़ता था लोगों की कि मैथिली क्या है। तो बोलेंगे कि व्हाट इज मैथिली, बोले इट्स अ लैंग्वेज स्पोकन इन बिहार। अब हुआ क्या है कि बिहार का रिप्रेजेंटेशन तो पूरा भोजपुरी से हो गया है।
तो बोले कि बट इजंट इट दैट भोजपुरी इज द लैंग्वेज ऑफ बिहार, व्हाट इज मैथिली? हम बोले मैथिली इज आल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लैंग्वेज बिकॉज इट इज इन द 8th शेड्यूल। अब जो कॉर्पोरेट में बैठा हुआ है वो बड़ी बड़ी इमारत में नीले ग्लास के पीछे, उसको नहीं मतलब है कि आप 8वीं सूची में हैं या आप राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित है। उनको लगता है कि यहाँ पे अगर मैं आपकी फिल्म 50 लाख, 1 करोड़, 25 लाख जितने में भी ले लूं, क्या हम सब्सक्राइबर खड़ा कर पाएंगे वहां पे? और उसके पास कोई एम्पिरिकल डेटा नहीं है, कोई स्टैटिस्टिक्स नहीं है मेरे इस बात को सपोर्ट करने के लिए। मेरे पास भी नहीं, मैं भी नहीं कह सकता हूं कि देखिए हर साल 20 मैथिली फिल्में बनती हैं और इतना बिजनेस करती हैं और थिएटर से इतना रिकवरीज होता है। सच बताएं तो पटना को छोड़ दीजिए तो बिहार में 1-2 ही जगह जहां सिनेमा घर हैं, 2 या 3 जिले के हिसाब से, टाउन एरिया के हिसाब से। तो सारा मामला जो है वो रूट कॉज से लेके यहां तक आ जाता है और उसके पीछे ये है कि सिनेमा ज्यादा बनता नहीं है, क्योंकि हमें ये भी लगता है कि भाई हम ऐसा सिनेमा बनाए जो बाजार में बिक रहा है। तो आप देखेंगे कि बिहार से बहुत लोग आते हैं जो हिंदी सिनेमा में किस्मत आजमाइश करते हैं और बहुत कम हो पाएगा कि भोजपुरी के अंदर कोई अच्छा करने का प्रयास करेगा, क्योंकि लोगों को ये भी लगता है और वो सही भी है कि भाई भोजपुरी में क्या करें यार, यहाँ तो ये चल रहा है। मैथिली का तो आप नाम राष्ट्रीय पुरस्कार जीत के भी आप मुश्किल में पड़ जाते हैं। तो मैंने सोचा कि भाई सिनेमा घर नहीं लगा रहे हैं तो अपना सिनेमा घर खोल दो, क्योंकि आगे भी बनाना है। तो मैंने फिर और बहुत सारे लोगों की मदद से, सब लोग साथ आए, नीतू, क्रांति जी, उधर से पंकज झा, समीर जी, अनुरिता हमारी फिल्म की जो लीड एक्ट्रेस हैं, और तमाम बहुत सारे लोग, अच्छे अच्छे कुछ स्पॉन्सर भी मिल गए। क्राउड फंडिंग शुरू की हमने, 100 डेज का क्राउड फंडिंग किया, तो हमारे पास कुछ 3-3.5 लाख रुपए भी आए। मैंने कहा चलो भाई अब कर देते हैं इसको, और इसी तरीके से आप भी देख पाए उस फिल्म को। तो ये पूरा लेखा जोखा यही है। बहुत बहुत शुक्रिया ये बताने के लिए, क्योंकि ये जानना जरूरी था। आपने बोला कि जब कहीं नहीं मिल रहा तो हमने अपना खड़ा कर दिया। ब्रह्मा सिंह की बात आई थी, क्रिएटर क्रांति जी का ही डायलॉग था उसमें, और मैं मैं पूछना चाहती थी कि वो डायलॉग का, क्योंकि डायलॉग क्रांति जी ने और नितिन जी आप दोनों ने ही लिखे हैं, वो कि क्रांति नाम है तो क्रांति करोगे क्या, और फिर वो कहते हैं ब्रह्मा नाम है तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप ही सिर्फ क्रिएटर हो। तो वो मतलब मेरा एक बेहद पसंदीदा डायलॉग उस फिल्म में रहा। तो बहुत बहुत शुक्रिया उसे लिखने के। उस डायलॉग को लिख जब दिया था मैंने, तब मैंने बोला कि सर ये डायलॉग इतना अच्छा ना, आपका नाम नहीं बदलूंगा मैं। तो फिल्म में भी उस डायलॉग के होने की वजह से इनका असली नाम ही फिल्म में मैंने रखा। अरे हाँ, ये भी मेरा सवाल था, खैर इसका भी जवाब मिल गया। अब क्रांति की बात आ गई है तो देखिए क्रांति जी, आपसे पूछा गया होगा कि बहुत सारी इस पर्टिकुलर डायलॉग में भी यही बात थी। मैं पूछना चाहती हूँ कि किस तरह की आपने क्रांति, कुछ इमोशनल क्रांति भी, क्योंकि ये फिल्म कई चीजों को छूती है सर, ये इमोशन से जाते हुए एक सोसाइटी को भी मैसेज देती है और एक बहुत अच्छे तरीके से बताती है कि इंडिविजुअल और सोसाइटी अलग नहीं है, हम तक ही जाएगी, हमसे ही जाएगी और वहां तक पहुंचेगी। तो मैं क्रांति जी से स्पेशली पूछना चाहती हूँ कि आपने क्या पर्सनल क्रांति महसूस की इस पूरे एक्सपीरियंस के दौरान, इस पूरी फिल्म के दौरान? हाँ देखिए, ये एक तरीके से मेरे लिए ये आध्यात्मिक और आत्मिक क्रांति है, क्योंकि एक तो मैथिली भाषा ने मुझे चुना कि मैं मैथिली भाषा में एक फिल्म कर सकूं, और हम सबको चुना, क्योंकि अभी भी मैथिल लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं, जो भी हमारा मिथिला समाज है तो उनमें ये भाषा बोली जाती है। और सबसे अच्छी बात है कि इस भाषा में मैं माँ से बातें करता हूँ, और जब माँ को मैंने बताया कि माते एक मैथिली फिल्म बनावा के इच्छा छे नितिन सर नीतू जी मिलकर, तो माँ भी बोली कि हाँ रे बउआ, बउआ मतलब हमारे यहाँ बच्चे को कहते हैं, भले मैं बच्चा नहीं रहा लेकिन फिर भी माँ के लिए सब बच्चे ही होते हैं। और जो घर आपने देखा है उस फिल्म के अंदर, वो मेरा खुद का घर है, मेरा मातृक है, मेरी नानी का घर, वो मेरे मामा वहीं रहते हैं अभी, जो क्रांति प्रकाश का घर है। तो इतनी सारी चीजें थी कि मैं इसे अपने आत्मा की क्रांति मानता हूँ, अपने अध्यात्म की क्रांति मानता हूँ, और सब कर पाया। एकमात्र ऐसी पहली फिल्म है जिसको राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। और आगे भी ये क्रांति जो है, क्रांति सिर्फ अकेले की नहीं है, क्योंकि
कहते हैं कि अकेला चना कुछ भी नहीं कर सकता है, बाहर नहीं फोड़ सकता है। तो हम सब मिले हैं, हम सब मिलकर मुट्ठी बनाएंगे और बहुत लोग जुड़ेंगे और बहुत सारी क्रांति भी करनी बाकी है। लेकिन ये मेरे लिए बहुत सुखद है, क्योंकि आई विश के मेरे पिता होते। तो मेरे पिता खुद बहुत बड़े साहित्यकार थे, हिंदी के और मैथिली के, लेकिन 12 साल पहले वो चले गए। लेकिन वो तो आज मैंने कुछ दिन पहले ही उनकी एक फोटो को मैंने इसके साथ ही एक मैंने बात कही भी थी, एक इंस्टाग्राम पोस्ट किया था मैंने। तो मेरे लिए बहुत भावुक क्षण था वो, और मैंने उनको याद किया। तो कुल मिला के ये मेरे लिए बहुत भावनाओं से भरा ये एक तजुर्बा रहा है, और मैं इसके लिए नितिन सर का और नीतू जी का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। और उस फिल्म में जो डायलॉग है, एक और बात मैं कहूँ आपको कि जो हमारी जो फिल्म के अंदर जो माँ दिखाई गई है, वो नितिन सर ने उन माँ का जो किरदार है वो हमारी माता जी पे आधारित किया है। और वो जो डायलॉग है कि भोलानाथ शायद दही काजले तुरा चुनने ही थी, तो वो मेरी माँ का बहुत पसंदीदा डायलॉग है। तो पुनः बहुत धन्यवाद। तो यही कुछ चीजें होती हैं जो ऐसे पता चलती हैं। वहां पे बहुत छोटे छोटे इंस्टेंसेस थे जो इतने रिलेटेबल लगे। मैं सच कहूंगी कि मुझे अपना गांव जाने का मन कर गया क्रांति जी जैसे कि मैं यूपी से बिलोंग करती हूँ और मेरा भी एक गांव है। बहुत सारी चीजें हैं। अभी नीतू जी ने कहा था कि ग्राउंडेड रहना बहुत जरूरी, अपनी जड़ों से जुड़े रहना, तो वही कुछ मैग्निफिसेंट येट ग्राउंडेड मुझे ये मूवी देख के ऐसा फील हुआ। मिथिला मकान for you guys, thank you so much for making this wonderful movie. नेक्स्ट सवाल है कि आपने देशवा जैसी फिल्म की 2011 में और वो भी क्रिटिकली अक्लेम्ड थी। तो अब मैं ये पूछना चाहती हूँ इस पर्टिकुलर फिल्म के लिए जो ये इंस्पिरेशन, जिसे एक बहुत सीधे शब्दों में अगर मैं कहूँ तो आप लोग इट्स ओपन टू ऑल, आप बता सकते हैं कि कहाँ से सर ये मेजर इंस्पिरेशन आपको मिली कि मिथिला मखान करके ये एक मूवी बनानी, उसकी स्टोरी कहाँ से सूझी? तो कुछ थोड़ा सा उस पर बताएं, अपनी इंस्पिरेशन पर बताएं। हालांकि इस पर हमने थोड़ा सा डिस्कस किया है, लेकिन जानते हैं थोड़ा और टटोलते हैं जी। तो जो देवांशी आपने पूछा कि ये कहानी कहाँ से आई, तो ये बात मैं कई दफे दोहरा चुका हूं, मैं आपके लिए बता देता हूँ। ये कहानी आई ऐसे कि 2008 में बाढ़ आया था बिहार में बहुत ज्यादा, और बांध टूट गया था इंडिया नेपाल बॉर्डर पे। तो कहीं ना कहीं 2005 के बाद जब मैं मुंबई में रहने लगा था, तो महाराष्ट्र में, हालांकि मैं दिल्ली में था और मैं दिल्ली में 4 साल रहा हूँ, हौज खास में, कटवरिया सराय में, और उस इलाके में मुनिरका में, बेरसराय में, और वो मतलब वो दिल्ली के अंदर बिहार की राजधानी है वो इलाका। तो मैंने एक तरह का व्यवहार देखा है वहां पे बिहार के, पता नहीं आप कैसा है वहां पे, लेकिन एक अच्छा नहीं लगता था। फिर जब हम पुनः जब महाराष्ट्र आए तो यहाँ पे भी एक तरह का काफी पॉलिटिकल हो गया था मामला, सबको पता है, राज ठाकरे वगैरह का। तो कहीं ना कहीं ये चीज धीरे धीरे घर करने लगी थी कि यार हमारे साथ हर स्टेट में ऐसा क्यों सुनने को मिल रहा है। इसी बीच में 2008 में बाढ़ आई और मैं ऑलरेडी संवेदनशील हो चुका था, हो रहा था, मुझे पता नहीं था क्या हो रहा है। तो मैं मतलब बांध टूटा और 2 हफ्ते में मैं नेपाल बॉर्डर पे था, सुपौल में, कटैया में। मैंने कहा यार जो है अभी देखना पड़ेगा, आई वॉन्ट टू सर्व माई पीपल। और हुआ ये कि हम लोग जो बिहार के जो लड़के लड़कियां हैं 12वीं तक ही रहते हैं बिहार में, ज्यादातर वो निकलते हैं, कुछ जाते भी हैं, बहुत कम है जो वापस जाते हैं, ज्यादातर निकल जाते हैं। लेकिन मेरे से कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने कभी छोड़ा हो उस जगह को, अपनी जगह को। मैं यहाँ पे भी इस घर में रहता हूँ अंधेरी वेस्ट में, जहाँ पे मैं हूँ अभी, तो यहाँ पे भी दिन भर आपको मेरे स्क्रीन में पीछे दिख रहा होगा लाल रंग की किताब, उस पे लिखा है भोजपुरी भाषा और साहित्य जी। मैं अभी मैंने देखा इधर पीछे रखा हुआ है। तो मैं बिहार में ही हूँ। तो वो जब बाढ़ का मैंने सीन देखा और तमाम चीजें जो मुझे टच कर ही रही थी पिछले 5 सालों से, मुंबई में, दिल्ली में, वो यहाँ पे भी मुझे लगा कि यार ये है बिहार जो मैं ये देख रहा हूँ। हम लोग तो बात करते रहते हैं बुद्ध की, अशोक की, तमाम चीजों की, और जब भी इज्जत बचानी होती है तो हम ये कह देते हैं कि हमारे यहाँ तो यूपीएससी और फलना ढिकना, लेकिन वो सब ढकोसला है। एक्चुअली में सच्चाई तो ये है कि 35 लाख लोग सड़कों पे रह रहे हैं। तो वहां पे मुझे एक जो चीज, बिहार में तमाम दिक्कतें हैं, और अगर आप लाइफ टाइम में कोई एक चीज को अगर आप 5% भी ठीक कर दें तो इट्स अमेजिंग। तो वहां पे एक चीज मुझे लगा कि बिहार में एक बड़ी मेजर समस्या है, अपार्ट फ्रॉम मेनी अदर प्रॉब्लम, वन इज लाइवलीहुड, जो कि आजकल बड़ी बात भी हो रही है कि भाई नौकरियां कहाँ है, जॉब कहाँ है, फलना। तो
वहां पे हुआ कि लोग ये कहते हैं कि बिहार से एक लोग निकले, तो मैं भी कहता हूं हाँ निकले, कि वो निकल गए। तो कहानी में मैंने सोचा कि यार एक से एक लोग निकलने वाले में से कोई एक वापस आता है और वो कुछ करेगा यहाँ पे। तो वो कहानी का जो जर्म ऑफ द आइडिया कहते हैं वो यहाँ से शुरू हुआ, और वो धीरे धीरे समय के साथ 2008, 9, 10, 11, 12, 13, 14 होते होते 13 आते आते एक कहानी का फॉर्म ले चुका था। और कि भाई एक आदमी आएगा और मिथिला के क्षेत्र में जहां बाढ़ आती है वहां पे कुछ करेगा, तो वहां पे क्या होता है, अच्छा वहां मखाना होता है, हाँ मखाना का कर सकता है, मखाना का काम करेगा और वो जॉब क्रिएट करेगा। तो इस तरीके से कहानी अपने अंदर ही पकती चली गई बहुत कम आंच पे धीरे धीरे। तो कम आंच पे पका हुआ खाना आप देखिएगा बहुत टेस्टी होता है हमेशा। तो इस तरीके से ये कहानी बनती गई, और क्रांति जी के साथ 2010-11 में मैंने देशवा की थी। और ये एक्चुअली में तो मूलतः मिथिला क्षेत्र के हैं, तो मेरे लिए तो कहीं जाना ही नहीं था कि किसी मिथिला वाले हीरो को मैं पकड़ूं, क्योंकि हमारे पास तो इन हाउस एक्टर थे। तो मैंने बोला कि बस हो गया, सीधा रिहर्सल शुरू करो। और फिर वो जद्दोजहद तो थी कि कहाँ से पैसा आएगा क्या आएगा, लेकिन समीर जी एक सिंगापुर में एक बड़े अच्छे भले आदमी मिल गए हमें, और हमने कहा कि भाई इतना इतना पैसा लगेगा। उसके लिए मैंने एक्चुअली क्राउड फंडिंग करके सारा लोकेशन रेकी वेकी सब कर लिया था क्राउड फंडिंग से, लेकिन ये मिल गए तो मैंने कहा कि भाई इतना इतना पैसा लगेगा, उन्हें चलो ठीक है। एंड दैट इज हाउ वी कुड मेक द फिल्म। तो ये कहानी से लेके बनाने तक का सफर यही रहा। सर अमेजिंग जर्नी आई वुड से। अगला सवाल, नॉन मैथिली जो लोग हैं या फिर नॉन बिहारी कह दें, जब मैंने पहली बार इसका नाम सुना मुझे नहीं पता था मखान को मखाने को कहते हैं, और बिल्कुल आइडिया नहीं था कि मतलब हमने कभी उस रिसर्च ही नहीं की कि हाउ दिस थिंग। तो ये बड़ा अमेजिंग था जानना कि इस पर एक ऐसी फिल्म बन गई है और जिसे मैं देख रही हूँ और मैं इतना अमेजिंग फील कर रही हूँ। तो मैं अपने दर्शकों को बता देना चाहती हूँ कि मखान, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यही मतलब है। मखान का मतलब मखाना होता है, आप मखाने की खीर खाते हैं, जो कई बार रेफरेंस भी दिया गया है मूवी में जब क्रांति जी वीडियो कॉल करते हैं, डू यू नो अबाउट दिस। तो वहां से वो याद रह गया। सर अब इसके नाम पर आते हैं कि फिल्म का नाम मिथिला मखान प्राइवेट लिमिटेड से सिर्फ मिथिला मखान कैसे हुआ, ये भी सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। मुझे लगा कि एक ना छोटा सा नाम रख देते ताकि लोगों को बोलने में थोड़ा आसानी हो, ज्यादा उसके पीछे ज्यादा मैंने दिमाग नहीं लगाया था कि मिथिला मखान प्राइवेट लिमिटेड, क्योंकि मैं बार बार इसको MMPL बोलता था। MMPL मेरे पास एक्चुअली स्क्रीन प्ले रखा हुआ है पीछे, उस पे अभी भी MMPL लिखा हुआ है, लेकिन मुझे लगा कि यार मिथिला मखान कर देते हैं थोड़ा सा ना। मिथिला और मखान है वो उसमें दो शब्द आ रहे हैं प्राइवेट लिमिटेड, उसको थोड़ा निकाल देते हैं, सिंप्लीफाई कर देते हैं ज्यादा। उसमें मैंने कोई ज्यादा उसके पीछे कोई ज्यादा कुछ इंटेलेक्चुअल थॉट नहीं था। हमेशा ऐसा होता है ना कि कोई चीजें बदलती हैं तो हमको लगता है कि जरूर कुछ सीरियस इसके पीछे काम धाम होगा, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। तो थैंक यू फॉर दिस कि एज सच कुछ बहुत ज्यादा नहीं है इसके पीछे, और ऑब्वियसली छोटा नाम रिकॉल वैल्यू ज्यादा होती है। सर और हम थोड़ा सा मैथिली सिनेमा के बारे में बात करना चाहते हैं कि आपके हिसाब से अभी जो स्टेटस है मैथिली सिनेमा का, और क्या आप बता सकते हैं कि कौन कौन सी अच्छी फिल्म, नीतू जी भी बता सकते हैं, क्रांति जी आप भी बता सकते हैं कि व्हाट डू यू थिंक कि अभी जो करंट स्टेटस है मैथिली सिनेमा का, और उसमें और कौन कौन सी फिल्में अभी बन रही हैं जिनके बारे में शायद हमारे दर्शक जाने और बेहतर रहेगा कि वो जाने। तो यस क्रांति जी आप बताना चाहेंगे कुछ फिल्में जो अभी रिसेंटली आपने जाना हो, रिसेंट टाइम में कोई अच्छी फिल्म मैथिली में? एक मैथिली फिल्म मैंने, जो मामी यहाँ पे बॉम्बे में होता है, मुंबई में होता है, तो वहाँ पे एक गामक घर, तो मैंने उसके बारे में मैं देख नहीं पाया हूँ अभी तक। तो उसके बारे में मैंने सुना है कि वो बड़ी अच्छी फिल्म है, और कुछ लोग और भी कोशिश कर रहे हैं नेपाल से भी, क्योंकि नेपाल में भी बहुत मैथिली भाषी लोग हैं। तो वहाँ के भी लोग जो है, वहाँ का जो यूथ है वो बनाने की बहुत चेष्टा कर रहा है। तो मुझे उम्मीद है, और कुछ सालों पहले शायद ललका पाग आई थी, तो ऐसे 5-6 फिल्में हैं। लेकिन अगेन दैट गोल्डन एरा ऑफ मैथिली सिनेमा वाज लॉन्ग अगो, सो नाउ वी आर ट्राइंग टू रिवाइव दैट।
जी, ममता गावे गीत और 1963 में ममता गावे गीत शुरू हुई थी, लेकिन वो उसको बन के रिलीज होने में 10 साल लग गए। उसी बीच में 1965 में फनू मजूमदार ने, जिन्होंने मघी की पहली फिल्म भी बनाई थी 1961 में बिहार में भैया, उन्होंने ही 1965 में कन्यादान। ये बात किसी को नहीं पता है कि फनी मजूमदार एक बाहर से आए हुए, मघी की पहली फिल्म बिहार में बनी है, भोजपुरी मैथिली नहीं बनी थी, भैया। फिर 62 में ये फिल्म बननी शुरू होती है जो शाहबादी और नासिर हुसैन लोग लगते हैं, गंगा मैया तो है पियरी चढ़े वो। 63 में ममता गावे गीत शुरू करते हैं सी परमानंद, लेकिन वो तमाम चीजों में फंस के रह जाती है और बाहर से आते हैं फनी मजूमदार। उनको समहाउ कुछ, मुझे ये नहीं पता कि उनका बिहार क्या क्या इंटरेस्ट था या वो बिहार में किस तरीके से थे, क्योंकि वो सिंगापुर में भी फिल्में बना रहे थे मलय भाषा में, उन्होंने बांग्ला में फिल्म बनाई, उन्होंने बर्मा में फिल्में बनाई, और फिर वो बिहार में भी फिल्म आके कन्यादान बनाई, कन्यादान रिलीज हुई। उस बीच में कुछ फिल्में और अच्छी बनी, जैसे कखन हरब दुख मोर भी आई, उसके अलावा सेनुरक लाज नाम की फिल्म आई। फिर 1999 में एक बहुत के आसपास फिल्म आई थी सस्ता जिंदगी महंग सिंदूर, वो बहुत चली थी, बहुत लोग अच्छी लगी। कहते हैं कि बड़ा माइलस्टोन फिल्म था वो, लेकिन समहाउ मोमेंटम जो था मैथिली सिनेमा को लेके बहुत ज्यादा नहीं हो पाया। गामक घर अभी मैं सुन रहा हूँ और भी कुछ नाम है, बट नथिंग विच इज मेंशन वर्दी अभी जो मैं नहीं देख रहा हूँ उस तरीके से एज अ फिल्म मेकर। ओके, सो बहुत अच्छा लगा ये मैथिली सिनेमा का इतिहास जानकर, और लिटरली उम्मीद करते हैं कि आगे थ्रू ऑल ऑफ यू ये आगे बढ़े और सच में ये इतिहास रचे, जैसे नीतू जी ने भी कहा था कि हम हिस्ट्री क्रिएट करें। और ये बात है कि नीतू जी की वजह से ही ये सब हो रहा है। अब मैं सर एक ऐसा सच नहीं है वैसे देवांशी, लेकिन ठीक है, लेकिन पीपल कैन से इट, बट ये बिना टीम के तो होता ही नहीं, यू नो दैट। सो द इम्पोर्टेंट थिंग इज कि पीपल फ्रॉम बिहार, जैसे कि मैथिली की बात नहीं, आप मैथिली की बात कर रही थी, मैथिली की बात नहीं, हर भाषा की फिल्में जो बिहार की भाषाएं हैं उनमें बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम चाहे कहीं भी रह ले, आप चाहे कितना भी यहाँ रहें या कई दुनिया के किसी भी पार्ट में रहे, आप कहलाएंगे हमेशा बिहारी ही, और आपकी पहचान वही है। तो अगर आप अपने पहचान को ही छोड़कर और उसको प्रमोट ना करें या अपनी भाषाओं को छोड़ दें, तो नितिन ऑलवेज सेज दैट एक लैंग्वेज मरता है तो सब कुछ मर जाता है उससे कनेक्टेड, उसका कल्चर, म्यूजिक, आर्ट, कपड़े, खाना, ट्रेडिशन, एंड सो यू लेट द ट्रेडिशन एंड द होल सोसाइटी डाइज, एंड दैट इज योर सोसाइटी। ये तो सबको खुद अपनी भाषाओं के बारे में सोचना होगा। और जनरली हम लोग जो बिहार की लोगों से बात करते हैं कि आपकी मातृभाषा क्या है, तो किसी को पता नहीं होता है, बहुत कम लोगों को। और मैथिली भाषा यंग लोगों में, हाँ, यूथ में। लेकिन मैथिली भाषा की एक बहुत बड़ी और बहुत अमेजिंग बात यह है कि मैथिली भाषा में ऑडियंस भोजपुरी भाषा से ज्यादा है। एंड क्योंकि वी ऑलवेज डिस्कस अबाउट दिस एट होम कि भोजपुरी में क्राउड बहुत है और मैथिली में ऑडियंस ज्यादा है, क्योंकि ये हमने प्रूव कर लिया देसवा बना के, और हमने देख लिया और मैथिली और मिथिला मखान बना के। सो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि बिहार से जितने लोग भी हैं, हर बिहारी का ये कर्तव्य बनता है कि वो अपनी मातृभाषा पहचाने और अपनी मातृभाषा की तरफ जो बन पड़ता है वो आप करें। इतना ही करें कि आप फिल्म देखें। अगर आप बना नहीं सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली इट्स अ होल इट्स लाइक प्रोड्यूसिंग अ बेबी व्हिच वी ऑलवेज टॉक अबाउट, ठीक है। तो आप बना नहीं सकते, आप उसके साथ इससे सिर्फ खड़े हो सकते कि आप खुद देखें और आपके अच्छे चारों तरफ लोगों को दिखाएं। और हमारा टारगेट ऑडियंस बिल्कुल एजुकेटेड बिहारी है अक्रॉस द ग्लोब। So that is what we are looking at, and this is सब बहुत लोग आते हैं बोलते हैं हम आपको सपोर्ट करेंगे, हम आपको हेल्प करेंगे। नहीं, एक्चुअली अगर क्या कहते हैं, एक रूड तरीके से नहीं बोलना चाह रही हूँ, लेकिन शायद शब्दों का चयन सही नहीं हो पाएगा, लेकिन ये कहना चाहती हूँ कि सपोर्ट और हेल्प हम कर रहे हैं, इट्स अदर वे राउंड बेसिकली, क्योंकि सपोर्ट और हेल्प नहीं है, it's a whole society which has to come together. You have to unite, that is the word, and we have to unite together to move this ahead. और यही हमारे बिहार की पहचान हो सकती है। चाहे आप किसी भी भाषा में फिल्म बनाएं, बिहार की भाषा को छोड़ के, अगर आप बिहारी हैं तो आपकी पहचान उससे कभी नहीं होगी। ओके, नेक्स्ट सवाल पर आते हैं।
कि सर ये बनाने में फ्रॉम प्रोडक्शन, शूटिंग एंड एवरीथिंग एल्स इंक्लूडेड, क्या मेजर कॉम्प्लिकेशंस रही, क्या मेजर समस्याएं रही, उन पर आप अगर थोड़ा प्रकाश डालेंगे तो अच्छा लगेगा हमारे प्रकाश तो बैठे हुए हैं, डालने के लिए आप डाल लीजिए। क्रांति प्रकाश, हाँ वो बैठे हुए हैं। कॉम्प्लिकेशन एक दही का था बहुत ज्यादा, वो एक कॉम्प्लिकेशन था। बिना दही के क्रांति जी शूट नहीं कर रहे थे। और जानते हैं आप लोग कि अब मैथिली आदमी को आप काम करा लीजिए और दही चूड़ा नहीं खिलाइए तो कैसे काम होगा। और चीनी साथ, क्रांति जी रुक गए। ये सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन शूटिंग में ही था कि वो रुक गए, बोले नहीं हमको पहले दही चूड़ा खिलाइए आप। और फिर हमको यहाँ से फोन करना पड़ा अपने सारे कुक्स को और बोला कि भैया मेन्यू में क्या है, तो बोले मेन्यू में यही। हमने दही नहीं लाए हो तो क्या चाहते हो शूट रुक जाए? और फिर दही का इंतजाम हर रोज होता था। सो दिस इज एक्चुअली द ट्रूथ, बट इट्स ऑल्सो अ फन पार्ट दैट वी रियली हैड अ ग्रेट एक्सपीरियंस। लेकिन फिर से पता चल गया कि मैथिली भाषी बिना दही के काम नहीं करते हैं। लेकिन मैं आपको एक्चुअल कॉम्प्लिकेशन बताता हूँ। ऑब्वियसली बजट वाज अ ह्यूज इशू। तो अब जब शेड्यूलिंग हमने किया तो पता चला कि पहला तो था कि कनाडा में शूट करना था, और हम सोच रहे थे कि यार हमें ना ठंड चाहिए, बर्फ दिखे एंड ऑल दैट। तो मैं मई के महीने में एक बार कनाडा गया था, मेरी देसवा वहां सेलेक्ट हुई थी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ साउथ एशिया में। तो वहां पे मैंने कुछ बिहारी कम्युनिटी के लोगों से दोस्ती की थी। फिर मैंने क्रांति जी को कहा कि हम लोग एक कम करते हैं, थोड़ा बर्फ मिलेगा तो फरवरी में चलते हैं। बोले हाँ फरवरी ठीक है, जनवरी फरवरी में बर्फ होता है। तो वहां पे हमारे को प्रोड्यूसर ने कहा कि हाँ हाँ आ जाओ, ठंड रहेगी लेकिन ठंड है बहुत। हम बोले अच्छा ठंड है बहुत तो ठीक है, हम लोग भी दिल्ली पटना में रहे हैं, हम लोग भी ठंडा जानते हैं। तो खैर कुछ जैकेट वैकेट इनर विनर पहुंचे। तो जब जिस दिन एयरपोर्ट पे लैंड किए पता चला -15 है बाहर। तो हमें -15 का नहीं पता था। और वहां पे क्या होता है, टेम्परेचर बताते हैं और फिर बताते हैं फील्स लाइक, जो चिल फैक्टर है, क्योंकि विंड भी है और ठंड भी है। बर्फ के कीचड़ में फंस जा रहे थे हम लोग कहीं कहीं पे, तो ऐसा भी देखा मैंने। तो वहां पे तो शूट ऐसे करते थे कि मैंने आपने वो शॉट देखा होगा गाने के बीच में क्रांति जी एक जगह खड़े और पीछे ट्रैफिक जा रहा है फास्ट, राइट। तो उस वाले शॉट में क्रांति जी ने मुझसे झगड़ा ही कर लिया, क्योंकि वो शॉट में उनको खड़ा रहना है, टाइम लैप्स का शॉट है वो, और मुझे वो शॉट चाहिए कम से कम 2 मिनट का। तो मेरे जो वहां के सिनेमेटोग्राफर थे जस्टिन चेम्बर्स, तो उन्होंने बोला कि लेट्स डू वन थिंग, आई विल रोल द कैमरा, मेक हिम स्टैंड, लेट्स गो इनसाइड द मॉल। क्योंकि मॉल के दरवाजे के सामने शूट कर रहे थे, तो हम लोग इनको खड़ा करके और हम लोग अंदर बैठ गए कि चलो शॉट होगा तो जाएंगे। वो खड़े ऐसे और सोच रहे हैं कि कहाँ चले गए। और उसके बाद जब आए तो पूरा एकदम इतने ठंड में भी आग बबूला हो रहे थे। हम बोले चलिए अंदर आइए अंदर आइए। तो इतने ठंड में वहां पे करने के बाद जब हम बिहार पहुंचे तो वहां 45 डिग्री टेम्परेचर था। और दूसरी चीज कि हमारे बजट के हिसाब से हमारे पास सिर्फ 18 दिन के शूटिंग का पैसा था। सिर्फ 18 दिन। हम जितना बिहार का पार्ट देख रहे हैं वो सिर्फ 18 दिन की शूटिंग है। वो 18 दिन में वो भी जो हमारे जो ब्रह्मा सिंह के जो कैरेक्टर कर रहे थे, पंकज भैया हम लोग कहते हैं, तो उन्होंने बोला कि मैं सिर्फ 4 दिन शूट करूंगा। तो सबसे बड़ा चैलेंज एज अ मेकर मेरे लिए ये था कि क्लाइमेक्स हमने शूटिंग के चौथे दिन शूट किया था, और तब तक आपका मूड सेट नहीं रहा होता है, आप कहानी का मेजर हिस्सा आपने शूट नहीं किया है। तो बहुत सारी चीजें थी बिहार के अंदर। लेकिन बड़ी अच्छी चीज हुई कि दरभंगा के अंदर तारालाई, पंचोब, ये सब जो गांव थे वहां के लोगों ने बड़ी मदद की हमारी। और मैं हमेशा कहता हूं कि मैंने देसवा में भी गांव में शूट किया है, भोजपुर के गांव में, बक्सर जिला के, तो वहां पे भी मदद मिली, यहाँ पे भी मदद मिली। तो मोटा मोटी कर लिया। लेकिन हर एक दिन चैलेंज रहता था कि भाई 14 घंटे 16 घंटे तक हम शूट करते थे, क्योंकि आपको करना पड़ेगा उतना, नहीं तो आप फिल्म बना के नहीं निकल पाएंगे। हमने शूट तो कर लिया था, लेकिन जब शूट के आखिरी दिन हमें लगा कि अरे यार पता नहीं कैसा बना है, बहुत डाउट में हम लोग निकले थे, मुंबई आए। लेकिन जब एडिट टेबल पे लगा तो हमारे जो बहुत अच्छे एडिटर हैं और हिंदी फिल्मों के बहुत ही प्राइम एडिटर हैं, अर्चित रस्तोगी, उन्होंने कहा कि नहीं अच्छा लग रहा है, इतना बुरा नहीं लग रहा है। तो मैंने कहा चलिए सर बचाइए अब इस फिल्म को। नहीं तो बोले कि नहीं, सब उनको अच्छा लगा। मुझे आश्चर्य हुआ, क्योंकि कई बार आप इतने फ्लो में कोई चीज कर जाते हैं, आप जज नहीं कर पाते हैं। तो जब मैंने फर्स्ट कट देखा तो मुझे लगा नहीं, हम शायद कुछ अच्छा कर पाए हैं, डिसेंट कर पाए हैं। मतलब ये नहीं कहूंगा कि कुछ कमाल कर दिया, लेकिन दिल से किया, गलती भी की।
हाँ कोई बजट होते इतना डिसेंट था कि नेशनल अवार्ड ही मिल गया सीधा, सो इतना डिसेंट हो गया. बट आई विल टेल यू समथिंग, जहां तक वेदर का सवाल है, नॉट ओनली मिथिला मकान, इवन देसवा में लास्ट सीन है जहां पे लोग सब आग ताप रहे हैं, वो एक्चुअली वो बहुत ही गर्मी का समय था और लोगों को स्वेटर पहना के नितिन चंद्रा ने आग तपवाया था और सबकी हालत खराब हो गई थी, एवरीबॉडी वाज स्वेटिंग. आशीष विद्यार्थी तो बोले तुम मुझे यहाँ ले आए हो, मेरा क्या होगा. अगर आप देखी हो, देसवा नहीं देखी है देवांशी? हाँ मैं जरूर देखूंगी सर. देखा नहीं है. उसमें आशीष जी भी है. अरे देवांशी जी, वो जो मेरा वजन जो तब कम हुआ है गर्मी में ठंड के कपड़े पहन के, आज तक नहीं बढ़ा है. आज तक मेरी बॉडी शॉक में है. एक्चुअली 45 डिग्री टेम्परेचर में 45 डिग्री टेम्परेचर में कंबल ओढ़ के आग तापने के सीन थे. ऐसा कुछ स्वेटर भी था, मफलर भी था. अब एक्टर लोगों ने इसके लिए सब्सक्राइब किया, साइन अप किया है, तो डू इट. नहीं, ये बात नहीं है. ये डायरेक्टर दो ही चीज में काम करता है हमारा डायरेक्टर, जिद और पैशन में. अब जो वो कहे आपको करना ही पड़ेगा, चाहे गर्मी हो, बरसात हो, ठंडा हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है. सिंपल बात ऐसे है, और ऐसे ही जिद में ऐसी फिल्में बनती भी हैं. ये बहुत बड़े बड़े डायरेक्टर्स का ये बात कहना है. सो मतलब मेकर्स का ये बात कहना है, एंड आई टोटली एग्री विद दिस. तो ऑल्सो जब अच्छा स्क्रिप्ट हो, अच्छा डायरेक्टर हो, तो तुम you give up also, बोले हाँ ठीक है करते हैं, चलिए क्या हो जाए. I think that is what happened when Kranti came on board, or Ashish ji came on board, Pankaj Bhaiya came on board, and Rita, even Aarti Puri being a Punjabi girl in Deswa, she's the heroine of Deswa, वो भी उसने बहुत अच्छा भोजपुरी बोला, and she was totally convinced कि वो भोजपुरी लड़की बनेगी, और उसने बहुत अच्छा काम किया था. तो आई थिंक हम लोग का जो टीम है शुरू से ही बहुत अच्छा रहा है. आशुतोष सिंह जो हमारे म्यूजिक डायरेक्टर रहे हैं, चाहे संजय खांजड़े सर रहे हैं, वो एक मराठी पर्सन है, ही इज अ मराठी गाय, बट ही केम टू देसवा, मतलब बिहार टू शूट देसवा एज वेल एज मिथिला मकान. तो क्या होता है ना, वो आर्ट से प्यार हो जाता है. जो पैशनेट होके तुम काम करते हो ना, तो आई थिंक एवरीबडी हु इज पैशनेट टुवर्ड्स इट वांट्स टू जॉइन. लेकिन मैं एक और चीज बताना चाहूंगा इस बात में कि देवांशी, आपके लिए बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि देसवा भी बनाने के 4 साल तक रिलीज नहीं हुई थी, और मिथिला मकान भी नहीं हुई थी, नहीं हो पाई. लेकिन देसवा का ऐसा हुआ कि मैंने हार के उसको YouTube पे डाल दिया था, और मैंने जब डाला उसको तो पहले दिन नहीं, इनफैक्ट 8 घंटे के अंदर 1,70,000 लोगों ने देख लिया उसको. और लेकिन बाद में धीरे धीरे बहुत सारे लोग डाउनलोड करके इधर उधर डालने लगे थे, हम लोग रिपोर्टिंग कर रहे थे, तो कुछ महीने तो मैंने रखा. लेकिन जब मेरे दिमाग में आया कि नहीं भाई अपना OTT करना है, तो मैंने देसवा को लॉक कर दिया उधर. और अभी मैं नेक्स्ट मंथ आई विल गेट देसवा ऑन बेजोड़. तो ये चैलेंज भी वही है कि देसवा जैसी फिल्म, जो इफ्फी आपको पता होगा, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, वहां पे जाने वाली एकमात्र भोजपुरी फिल्म है जो बिहार में बनी. इंडियन पैनोरामा सेक्शन में वो सेलेक्ट हुई थी आउट ऑफ 360 फिल्म्स. और दूसरी फिल्म मेरी अगेन बिहार के लिए एक अच्छी फिल्म है, एक माइलस्टोन फिल्म है, मिथिला मकान. लेकिन दोनों फिल्में रिलीज होने में 4-4, 5-5 साल लग गए. तो ये वही चीज है जो मैंने सबसे पहले बोला, बाजार अलाउ नहीं कर रहा है हम ऐसी फिल्मों को जो बंगाली और असमीज और मराठी 40-40, 30-30 साल पहले बना चुके हैं. हम आज भी बना के उसको अपने बाजार में नहीं ला सकते. लेकिन थैंकफुली डिजिटल ने आके बहुत ही एक तरह का एक लोकतांत्रिक सा एक चीज खड़ा कर दिया. काफी डेमोक्रेसी हो गई. अब मैं बताऊं, जहां मैं बैठा हूं, यहाँ बैठ के मैंने 2 महीने 3 महीने लगा के इस टेबल पे फिल्म को कमरे में बैठ के रिलीज किया है. बट आई वांट टू ऐड दिस, नितिन के इस बात पे ऐड करना चाहते हैं हम कि 4-4, 5-5 साल जरूर लग गया, लेकिन पीपल हैव कम बैक एंड दे हैव स्टूड विद अस. पहला चीज. दूसरा चीज है कि बड़े बड़े डायरेक्टर्स की मूवी शुरुआत में, बहुत सारे डायरेक्टर्स, और मैं खुद उनके साथ काम किया है, जैसे दिबाकर बैनर्जी की खोसला का घोंसला, वो भी 4-4.5 साल लगी थी रिलीज होने में, इवन तो वो हिंदी फिल्म थी. आज के टाइम तक भी अनुराग कश्यप की ब्लैक फ्राइडे भी मतलब समझिए 10 साल बाद रिलीज हुई थी. चाहे इम्तियाज अली की वो कौन सी फिल्म थी, पहली फिल्म नहीं सोचा ना था अभी 4-5 साल लग गए थे. तो आई पर्सनली फील कि द ओनली थिंग फॉर अ मेकर इज कंसिस्टेंसी.
तो अगर कंसिस्टेंसी रहती है तो लोग पहचान जाते ही आज के टाइम पे, चाहे वो छठ का वीडियो हो या लोग अभी इंतजार कर रहे कि आपका चौथा पार्ट कौन सा होएगा, तो लोग मेरे से पूछते रहते हैं ट्विटर पे. आई डोंट हैव आंसर्स फॉर ऑल दीस थिंग्स बिकॉज़ देवांशी ने छठ वीडियोस देखे हैं कि नहीं हमारे? आप जरूर देखिएगा, यूट्यूब पे बेजोड़ चैनल है, तो उसपे छठ का पूरा सीरीज है. तो छठ वीडियो हमारा बहुत ही वायरल होता है हर बार. पीपल वेट फॉर द छठ वीडियो टू कम. दिस टाइम आल्सो ट्विटर पे जवाब नहीं होता हमारे पास देने के लिए कि भाई क्या बोला जाए. लेकिन आइडिया क्या है कि हम लोगों के बेस्ट पार्ट ये कि जो हमारा इस होल चीज का जो लीडर है नितिन चंदा, ही इज अ कंसिस्टेंट पर्सन एंड उसने दृढ़ संकल्प कर लिया करना ही. तो थोड़ा लेट रिलीज हुआ लेकिन रिलीज हुआ. जैसे कि इस मंथ के बाद आई थिंक अगला मंथ जब देसवा रिलीज होगा तो हम लोग फिर से लल्लन टॉप पे आएंगे और फिर से देसवा प्रमोट करेंगे. तो आई थिंक लल्लन टॉप वाले बुलाएंगे तभी तो. हाँ, सर इतनी जानकारी हमें मिल पा रही है और हमारे दर्शकों तो कितनी हिंदी सिनेमा से इतर भी बहुत चीजें हैं तो ये जान पा रहे हैं लोग, इससे बड़ी बात क्या होगी. और भारत टॉकीज तो हम बात ही करते हैं. हालांकि आपने कहा कि सिनेमा रीजनल नहीं होता, ग्लोबल होता है, लेकिन चूंकि अभी टैगलाइन रीजनल की तो अभी मैं वही बोल देती हूँ. नहीं जरूर आप जरूर बोलें, लेकिन मैंने ऐसे बताया. हाँ नहीं डेफिनेटली उसका सेंस बहुत गहरा, उसका मर्म गहरा है. सर दो और चीजें. सबसे पहली चीज जो मैं पूछना चाहती हूँ इसके म्यूजिक के बारे में कि उदित नारायण जी ने गाया है, सुरेश वाडेकर जी थे, हरिहरन जी. तो उदित नारायण जी तो मैथिली ही थे और हरिहरन जी को कैसे अप्रोच किया या पूरा जो थोड़ा प्रोसेस है उसके बारे में थोड़ा बताएं. देखिए मेरे पास ये एक्चुअली में हरिहरन जी का जो गाना है वो शूट करने के 2 साल बाद मेरे पास एक बंदा है विवेक रंजन, वो मुझे फेसबुक पे बोला कि सर हम मैथिल छिए, हम बनेने छी यहाँ सुनू. तो हम बोले अच्छा ठीक है, हमरा पठा दिए. थोड़ा मैं मैथिली अभी सीख रहा हूँ क्रांति जी से. तो उसने मुझे भेजा और मैंने सुना जब उसका वो कॉम्पोजिशन, तो मैंने बोला यार ये तो अलग लेवल पर है और मैंने नहीं सुना है. कई भाषाओं का हम लोग सुनते रहते हैं, इनफैक्ट मैंने पंजाबी फिल्म साइन की हुई है एक, तो मैंने बोला यार ये कुछ अलग ही लग रहा है. तो मैंने फिर हम लोगों ने डिस्कस किया, फिर मैंने नीतू को बोला कि ये हरिहरन गा सकते हैं क्योंकि ये कहीं ना कहीं वो वाले जोन में था जिस जोन में रोजा या कुछ बॉम्बे के फिल्मों के और बाद में और भी कुछ फिल्मों में हरिहरन जी का जो टेक्सचर आ रहा था. तो फिर क्योंकि इन लोगों तक पहुंचना मेरे लिए तो मुश्किल है, लेकिन नीतू ऑब्वियसली बीइंग अ somebody who is into industry for a long time, तो नीतू अप्रोच्ड हरिहरन जी बहुत सारे शोज भी करते हैं, वो इधर उधर थे, बोले कि अच्छा मैं नेक्स्ट मंथ आ रहा हूँ ऐसे कर. तो इट टुक ऑलमोस्ट 5-6 months. And being a Tamil person, हम लोग को थोड़ा सा था कि हरिहरन was also not sure. तो हम लोगों ने उनको पहले गाने का स्क्रैच भेजा, फिर लिरिक्स भेजा, देवनागरी में भेजा, रोमन में भेजा, फिर वो मिले. और दिक्कत की बात ये थी कि जो गाना जिन्होंने लिखा था, कंपोज किया था विवेक, वो रहता ही नहीं मुंबई में वो लड़का. तो मैंने फिर आशुतोष सर इस गाने का पूरा म्यूजिक प्रोग्रामिंग वही कर रहे थे. तो हम फिर फाइनली जब हरिहरन जी ने समय दिया नीतू के बार पीछे पड़े रहने की वजह से, तो फाइनली हरिहरन जी जब गाने आए तो हमें बड़ा आश्चर्य हुआ कि थोड़ा बहुत इधर उधर प्रोनाउंसिएशन हुआ है. मे बी क्रांति सर वुड से कि नॉट मोर देन 5% है. क्या बोलते हैं क्रांति सर? अरे सर भाव पे जाइए, भाव. हाँ, और जब उन्होंने गाया और तब हमें लगा ओह क्या बात है. और हरिहरन जी ही इज अ ग्रेट पर्सन. उन्होंने हमें गाया भी और फिर बाद में हमें शूट करने का भी मौका दिया उनको स्टूडियो में. तो मेरे जैसे नए फिल्म मेकर के लिए तो इट्स अ ग्रेट थिंग कि हरिहरन जी गा रहे हैं. इनफैक्ट सोनू निगम का हिंदी गाना भी है इसके एल्बम में. इसके गाने सारे ऐप पे अवेलेबल हैं, जितने भी ऐप्स होते हैं गाने के सब पे अवेलेबल हैं. और आप देखिएगा सोनू निगम के उसके बाद हमने शारदा सिन्हा जी की बेटी को भी इस फिल्म में लाए. शायद ये उनका पहला ही गीत होगा, दैट इट्स अ लॉन्च पैड फॉर हर. जो अब लास्ट में जो एंड क्रेडिट सॉन्ग आता है मोरा रे अंगनमा, इट्स अ 800-year-old सॉन्ग, काफी पुराना है. तो दैट इज हाउ वी गॉट हरिहरन, सुरेश वाडेकर, Udit ji. But I will add to this because Hariharan sir does a world tour with A.R. Rahman sir every year and every second year.
तो उस वक्त वो वही टूर कर रहे थे एंड आई हैव अ वेरी फिटनेस क्या कहते हैं ना वो टिप्स हम लोग शेयर करते रहते हैं हरिहरन सर से, बिकॉज नाउ इफ यू सी हिम ही हैज लॉस्ट लाइक सम 50 kg and that is the kind of relation I share with him and वो genuinely travel कर रहे थे बहुत ज्यादा उस वक्त जब हमने उनको अप्रोच किया। लेकिन बेस्ट पार्ट है जब तक हम उनके पास पहुंचे वो इतना प्यार से और इतना ज्यादा उन्होंने हमें प्रोत्साहन दिया कि we are doing films in Maithili language which of course he must have never sung, he never sang in Maithili language, तो उनके लिए भी बहुत नया था। और लेकिन उन्होंने एक बात जरूर बोली कि कितना स्वीट है, जैसे शहर टपकता हो ऐसा भाषा है ये, क्योंकि वो जब बोल रहे थे वो गा रहे थे। तो आई थिंक आई कांट थैंक हरिहरन सर इनफ, आई डोंट हैव वर्ड्स टू थैंक हिम कि उन्होंने स्टूडियो में बुलाया, हम लोगों को गाया और बोल रहे थे ये ठीक है ना, ये ठीक है ना, अच्छा ऐसे बोल दूं, अच्छा ये कर दूं। ये बहुत ही एक हम्बल आर्टिस्ट का निशानी होता है जो इतना टॉप पे है और फिर भी इतना हम्बलनेस है। सो आई विल रियली थैंक हिम, इवन सोनू निगम सर, Udit Narayan, Suresh Wadkar, all of them, like all the senior artists, even Deswa mein Sonu Nigam, Shreya Ghoshal, Sunidhi, Mikka, Swanand Kirkire, all of them came and उन सबने भोजपुरी में गाया था। तो शारदा जी का नाम हम इसलिए नहीं लेते कि वो अपने घर की है ना, वो शारदा जी ऐसे दीदी है ना, तो वो हम लोग एक टीम हो गए, दैट इज हाउ आई फील। ये लोग को बाहर से लाना पड़ता है जो भोजपुरी और मैथिली से उनको कोई मतलब पता नहीं है उनको उनके बारे में। दैट इज व्हाई आई ऑलवेज मेंशन कि दीज पीपल कुड कम टू आवर टीम वेयर शारदा जी इज हेड एंड चीज, हम लोग उनको दीदी बोलते हैं, फैमिली है। सो दैट इज व्हाई आई वुड रियली वांट टू थैंक ऑल ऑफ देम, क्योंकि और हम उनको बुलाते रहेंगे, ऐसा नहीं वो कहीं नहीं जाने वाले हैं, नहीं हमारी सारी फिल्मों में वो गाएंगे। सो दिस इज हाउ हरिहरन केम एंड अदर पीपल आल्सो केम। वो सारे लोग आपकी फिल्मों में गाएंगे और हमको फिर ऐसे मधुर संगीत सुनने को मिलेगा, तो डेफिनेटली वी वुड विश यू ऑल द बेस्ट। लास्ट क्वेश्चन, अब क्योंकि मैं फिल्म की बात करने पर आने के लिए काफी टाइम ले लिया और भी बहुत सारी चीजें जान ली इसके बारे में, लेकिन सब अच्छा है। सर आप तीनों से आप अपना एक एक फेवरेट जो बिल्कुल दिल के करीब इस मूवी से एक सीक्वेंस है, एक सीन है या फिर जो भी कोई किस्सा है, वो आप तीनों बता सकते हैं और मैं भी फिर अपना बताऊंगी। मुझे लगता है कि तुम्ही को पहले बताना चाहिए देवांशी, क्योंकि हम बता ही देंगे। मैं सबसे आखिरी में बताऊंगा। मैंने तो बताऊंगा, मेरे पास बहुत कुछ है कहने के लिए। कहिए सर। मैं अगर बात, पहला सीन मेरे भी बहुत सारे फेवरेट थे। सबसे पहला तो वो जो बाढ़ वाला था, जब क्रांति जी वहां पर खड़े हुए होते हैं, आई गॉट गूज़बम्प्स। और लिटरली मैं 2 घंटे की जो मैंने मूवी देखी और मैं I get into the film. Whenever I watch something, whenever it's in an art piece, I get into the thing. That's my personal thing. You are a writer, of course. That goes without saying. So I cried on that particular scene, and that was so emotional for me. उसके बाद जो एक मैं कहूंगी जिसमें मुझे दिखा वो determination, जब आपने वो पाग पहना, जब आप एयरपोर्ट पे बैठे हुए थे, that was one scene which I loved. और एक और था जो मैं भूल रही हूँ, हाँ, और ऑब्वियसली वो जो लास्ट वाला, जब आप पोखर में जाते हैं और व्हेन यू कलेक्ट दी मखानास एंड एवरीवन स्टार्ट्स जॉइनिंग यू। तो अब क्रांति जी ने बोला था कि अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, सर क्रांति की शुरुआत कर सकता है। थैंक यू। मतलब नहीं बताइए, तो मेरे लिए तो पूरी फिल्म ही अपने आप में एक ऐसी, मतलब हर जो उसकी यादें हैं। एक तो क्या है कि हम अपनी माता जी से बहुत प्रेम करते हैं, सब करते हैं, मैं जानता हूं, पर हम कुछ ज्यादा ही करते हैं, अगाध प्रेम करते हैं। तो जो इसमें एक सीन है क्रांति का और क्रांति की माता जी का, जहाँ पे वो कहते हैं कि तुम चले जाओ यहाँ से, फोन वोन फेंक देती है वो, और उसके बाद फिर क्रांति उनको समझाता है कि तू हमरा पढ़ेला लिखेला। तो वो सीन इसलिए भी मेरे बहुत करीब है क्योंकि ऐसी कोई घटनाएं बिहार के हर जो युवा थे, हम या हैं अभी भी, अब तो खैर कुछ बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज बनी है, पर हमारे टाइम पे या तो आप डॉक्टर, इंजीनियर या फिर IAS IPS होते थे और कुछ नहीं होते थे आप, क्योंकि आपके पास कुछ ज्यादा चीजें करने को नहीं होती थी बिहार यूपी के लोगों के लिए। और मैं थोड़ा पीछे जाना चाहूंगा, क्योंकि मुझे याद है जब मैंने हिंदू कॉलेज से अपनी पढ़ाई की है, दिल्ली विश्वविद्यालय में, मैंने वहां से BA MA किया है,
तो उस जमाने में, उस टाइम पे बिहारियों को बड़ी हीन दृष्टि से देखा जाता था, और हम लोगों का नाम था हैरी, हैरी कह के बुलाते थे वहां पे, ओए हैरी जा रहा है, ओए हैरी कहते थे। तो जो ऐसे छपा ना यहाँ पे कि दिमाग में, मतलब सामने नहीं छपा, लेकिन स्मृति पटल पे ऐसा लगा कि यार कुछ तो करेंगे कि ये बदलेगा। और इसमें मैं दोष देता हूँ, मैं अपने आप को भी दोषी मानता हूँ, क्योंकि मैं भी उसी वो हिस्सा हूं मैं वहां का। लेकिन दोष इसमें लोगों का भी है कि आपने अपनी चीजों पे उतना गर्व नहीं किया, आपने अपनी चीजों को उतना दिल से लगा के नहीं रखा जितना बाहर के प्रांतों के लोगों ने लगा के रखा। तो ये पूरी जो फिल्म है इसी बारे में बताती है कि कोई इंसान अगर ठान ले, कोई इंसान अगर चाह ले, तो सिर्फ वो जो मिट्टी ने आपको दिया है वो तो आप लेके आगे बढ़ोगे, लेकिन वापस उसी मिट्टी पे आके आप बहुत बड़ा पेड़ उगा सकते हो, जिससे पूरे गांव को छाया मिल सकती है। तो ये हिंदू कॉलेज से लेके अभी तक की यात्रा जो है वो मैं कह सकता हूँ कि इस पूरी फिल्म में देसवा से लेके और मिथिला मखान तक में समाहित हो चुकी है। बाकी मैंने जो भी काम किया है हिंदी फिल्मों में किया है, मैंने रक्तांचल की है, वो सब बतौर कलाकार मैंने किया है, और एक बहुत ही अच्छा आयाम है, मैं एक एज एन आर्टिस्ट, लेकिन जो दिल के बहुत करीब है ना। मैं मानता हूं कि मेरी यात्रा, जो बिहारियों का दर्द मैंने देखा है, और जो मैं बचपन से लेके अभी तक, यही मेरे घर में ऐसा माहौल होता था ना कि लोग कहते नहीं थे कि तुम अपनी मातृभाषा में बात करो, आज भी नहीं कहते हैं। आज भी ऐसे बहुत लोग हैं जिनको मैं जानता हूं, मैं पहचानता हूं, वो कहते हैं कि अरे क्या होगा अपनी मातृभाषा बोल के, अंग्रेजी है ना, क्योंकि उससे उनमें उनको गर्व नहीं होता। और खासकर ये बिहारियों की प्रॉब्लम है, बिहार यूपी के लोगों की प्रॉब्लम है कि आगे जाके कोई उसको आगे लेके नहीं बढ़ता। तभी देशवा में एक डायलॉग है कि सब तो चल जाला, पीछे मुड़ के कोनो देखे वाला नहीं खे। अभी सब चले ही जाएंगे तो पीछे कौन, क्या बचेगा, गांव घर कौन देखेगा, कैसे बचेगा। तो मेरे लिए ये फिल्म जो है वो एक तरह से एक साइकिल कंप्लीट हुआ है, एंड थैंक्स टू अगेन नीतू जी, नितिन सर। और मैं मतलब बाय फ्लूक आप कह लीजिए, मैं मैथिल हूँ, मुझे मैथिली बोलनी आती है, तो ये सब शायद प्रारब्ध में था। और हमारे पिताजी कह के गए थे कि बेटा समय से पहले और भाग्य से ज्यादा, तो शायद ये सब कुछ का जो है वो एक सामंजस्य स्थापित होके 2 अक्टूबर को बहुत लोगों का आशीर्वाद मिला है। तो धन्यवाद आप सबका। लेकिन बिहारियों से मैं एक अपील करना चाहूंगा कि देखो भैया, कहीं भी रहो, कुछ भी करो, बिहार को मत छोड़िएगा, अपनी मातृभूमि मत छोड़िएगा, अपनी मातृभाषा मत छोड़िएगा। आज ये नितिन सर ने मुझसे डायलॉग बुलवाया है कहीं से, मुझे एकदम टकाटक याद है, क्योंकि अगर हम लोग नहीं देखेंगे ना तो कोई आगे, महात्मा बुद्ध नहीं आने वाले हैं, अभी कोई नहीं आएगा आपको बचाने के लिए, आप खुद ही बचाओगे अपने आप। Nitin should tell the scene. Nitin should tell what's his favorite scene. Yes. मेरा भी वही सीन है जो मेरा बहुत पर्सनल सीन है, वो कि जब माँ आती है और सामान फेंक देती है, तो क्रांति जब कहता है कि जैसे तुम मेरी माँ हो, ये धरती भी मेरी माँ है, तो तुमने मुझे पढ़ाया लिखा है। हमें एक्चुअली हम ये माँ और बेटे का कॉन्फ्रंटेशन इस तरह का मैंने बहुत शायद ही कहीं किसी फिल्म में देखा है। मतलब हीरो किसी लड़की के लिए शायद बहस कर लेता है कि हम मुझे उससे प्यार है, फलना ठिकना, लेकिन इस तरह का कॉन्फ्रंटेशन और इस तरह की माँ जो कहे कि वो बिहार में ही ऐसा हो सकता है या यूपी में भी हो सकता है या झारखंड में, कि जहां माँ अपने बच्चे को कहे तुम जाओ, तुम यहाँ मत रहो क्योंकि यहाँ भविष्य नहीं है। मुझे याद है जब हम लोग छोटे थे तो हमारे यहाँ और आसपास में, आस पड़ोस में लोग कहते थे कि पढ़ो नहीं तो बिहार में रह जाओगे। तो माँ का डर और कई माँओं का डर, कई पिताओं का डर ये है कि जैसे आज भी अगर हम 6 महीना जाके पटना में रह जाएं, नेशनल अवार्ड हो कुछ भी हो, लोग ये कहने लगेंगे कि अरे लगता है इसका अब जो है जो नहीं चल रहा है, धंधा बंद हो, दुकान बंद हो गया। वो जो पीयर प्रेशर है, वो जो सोशल प्रेशर है, बच्चा दिल्ली में कहीं बैठ के कनॉट प्लेस में बैठ के भुजा खा रहा है, ठीक है, लेकिन आसपास पड़ोस में ना दिख जाए पटना में या दरभंगा में कि भाई टावर चौक पे खड़े हैं या भोजपुर में कहीं पे खड़े हैं, पुरनका भोजपुर के चौक पे, वहां मत दिखो। तुम जाओ दिल्ली, बॉम्बे, पुणे, जहां जाना है, ताकि यहाँ पे हम ये कह सके कि अरे बच्चा तो पुणे में है, अरे बच्चा तो दिल्ली में है। तो वो माता और पिता का वो डर है। और क्रांति जब कहता है कि ये भी धरती है, मतलब ये भी मेरी माँ है, क्योंकि करना तो पड़ेगा ही ना, भूमि के आगे मातृ लगाया है तो हम लोगों ने तो लगाया नहीं है, किसी ने लगाया, और वो कैरेक्टर ये इस चीज को रियलाइज करता। तो मेरे लिए वो काफी पर्सनल, और लिखते समय भी मुझे बड़ा मजा आ रहा था क्योंकि इतने मन की बातें हैं जो मैंने अपने कैरेक्टर के थ्रू बुलवा दिया।
स्टोरी टेलर्स का सर यही फायदा होता है कि हमेशा हर चीज कहानियों के थ्रू हो जाती है। आई कैन पर्सनली रिलेट टू दिस कि मैं भी यही काम करती हूँ एक्चुअली, जब भी छोटी मोटी कहानियां मैं लिखती हूँ तो। नीतू जी, अब आपसे भी पूछ लेते हैं कि आपका कोई पर्टिकुलर सीक्वेंस जो बहुत ये जो ये असमंजस था ना, जहाँ पे क्रांति इज फाइटिंग विथ हिज ओन सेल्फ, खुद से जब लड़ाई कर रहा है वो माँ की बात मानने के लिए और वापस आने के लिए, ये जो दो बीच के जो लड़ाई होती है ना, ये मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ क्योंकि बचपन से ही बाहर खेलते बड़े हुए हैं। तो आई अंडरस्टैंड कि तुमको वापस काम पे जाना है और यहाँ तुमको वापस यहाँ भी आना। तो माँ का बात को काटना और वापस आना और ये डिसीजन का जो फाइट है वो, उसमें बहुत साहस लगता है। इट्स नॉट एन इजी थिंग टू डू, इट्स अ वेरी टफ थिंग टू डू, क्योंकि तुमने माँ को मतलब लिटरली भगवान का, हम जहाँ से आते हैं हमने माँ को उस पोजीशन में देखा। जैसे हम हमेशा बोलते हैं कि हम भगवान नहीं देखे हैं, हम झांसी की रानी नहीं देखे, हम तो अपनी माँ को ही देखते हैं ऐसे, राइट? हम सब ये बोलते हैं, चाहे क्रांति हो या नितिन हो, एंड वी ऑल फील द सेम। तो वो जो साहस है उस चीज का डिसीजन लेने का, और डर भी है कि माँ को पता चल जाएगा, फिर भी वो जो क्रांति जिस तरह से प्ले करते हैं, लाइक सटल प्ले करते हैं, फिर भी एक वो जो एक पूरा परफॉर्मेंस है। और फिर वो एयरपोर्ट पे जाके बैठ के जब बोलते हैं ना कि मिथिला का विकास मिथिला वाले ही कर सकते हैं, जो उनका डायलॉग है, आई थिंक मेरे लिए वो सीन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमको ऐसा हमेशा लगता है कि बिहार का विकास बिहार वाले ही कर सकते हैं, सारे बिहारी ही कर सकते हैं, बाहर से कोई नहीं आएगा। जो 12 करोड़ की जनता है, अगर 12 करोड़ की जनता का साथ दे तो हम लोग वी विल बी वेरी स्ट्रॉन्ग। एंड वो सीन जो है वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जब वो पाग पहनता है और कहता है कि मिथिला का विकास मिथिला वाले ही कर सकते हैं। वो मेरे लिए इट्स अ वेरी इंस्पिरेशनल साहस, एंड इट्स अ वॉरियर लाइन, एंड आई नो दैट आई एम अ काम वॉरियर, एंड आई टोटली कनेक्ट विद दैट। सो थैंक यू सो मच, हम बात भी कर ली। और लास्ट में बस नितिन जी आपसे कि कोई नया प्रोजेक्ट। हाँ जी, मैं बस एक बात और कहना चाहूंगा कि देखिए, आप लोगों की अनुमति हो तो मेरे पिताजी जो हैं स्वर्गीय डॉक्टर देवचंद्र झा, वो बहुत अच्छे से हमको सिखा के गए थे, हम सबको जो भी बच्चे थे, कि बेटा माँ जो होती है ना, सब देव देवियां एक और, ऐ माँ मेरी तू एक और। तो मैं ये बात सिर्फ गाने से कभी समझ नहीं पाता था, तो ये बात हमेशा वो जो कहते थे समझता था, लेकिन नितिन सर ने और नीतू जी ने इसको ऐसे मेरे ख्याल से पॉसिबल बनाया कि मेरे पास अब एक ऐसा गाना है जो मैं परसों भी सुन के रोया हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे हूँ, माँ हमारी पटना में है, और वो गाना है आज गेलियो परदेश में रहबो कुना कतोरा बिन। हर दिन यही कहानी है, हर दिन यही हालत है कि माँ वहां पे होती है, हम यहाँ पे होते हैं। और गाना तो ऐसा बनाया है सर ने कि जीवन में हर इंसान की गति होती है, तो ये गाना माँ के बाद भी मैं सुन के रोता रहूंगा, ये ऐसा गाना है। तो मेरा ये फेवरेट गाना है। थैंक यू सो मच फॉर दिस। बस क्रांति, आई टोटली एग्री विथ यू, मेरा भी ये फेवरेट गाना है। और क्रांति की माँ हो या मेरी माँ हो, हम लोग उन लोग के आशीर्वाद इतना ज्यादा और हर रोज रहता है कि उन लोगों को हम लोग सर आंखों पर ही रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस। थैंक यू वेरी मच। ओके, लास्ट सवाल नितिन जी से, अगले कुछ जो प्रोजेक्ट्स हैं आने वाले उनके बारे में अगर थोड़ा आप बताना चाहें तो। अभी मैथिली और भोजपुरी और मगही तीनों में कुछ कुछ कहानियां रेडी हैं, कुछ की स्क्रीन प्लेज रेडी हैं। जैसे मैथिली में मेरी एक फिल्म की बात मैं कर रहा हूँ लोगों से, ट्राइंग टू कन्विंस लॉट ऑफ पीपल, इन्वेस्टर्स स्पेशली। उसका नाम है जैक्सन हॉल्ट। रेलवे स्टेशन के ऊपर एक कहानी है। और उसके अलावा भोजपुरी के अंदर मेरी एक स्टोरी है जो जिसको नॉर्मली लोग जैसे महिला प्रधान फिल्म कहते हैं, उसका नाम है सुनीता बसमतिया विलियम्स। तो सुनीता विलियम्स के बीच में बसमतिया लगा दीजिए। तो ये वो कहानियां हैं। जैसे जैक्सन हॉल्ट में मैंने बोला कि क्रांति जी आप करिए, और सुनीता बसमतिया विलियम्स में मैंने नीतू को बोला है कि वी कैन वर्क अराउंड दिस। और क्योंकि ऑब्वियसली एक्टर्स जो हैं कंफर्टेबल हों कैरेक्टर्स में और हर चीज से, तो ये कुछ कहानियां हैं। उसके अलावा बैलून भी है जो मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं पंकज त्रिपाठी जी के साथ बनाऊं, संजय मिश्रा जी के साथ बनाऊं। तो ये जो बिहार के वो भोजपुरी क्षेत्र से आने वाले तमाम जो एक्टर हैं उनके ऊपर मेरी पूरी नजर है, चाहे वो विनीत सिंह हो, चाहे वो अखिलेंद्र मिश्र हो,
और मनोज बाजपेयी हो, अगर वो सुन रहे हैं तो मैं बता दूं कि मैं आ रहा हूँ आप लोग के पीछे, और हम लोग बनाएंगे अपनी भाषाओं में। तो तीनों आई थिंक नितिन, आई थिंक यू आर राइट, हम लोग का भी नजर है अच्छे डायरेक्टर्स पे, एंड यू नो सुनीता बसमतिया विलियम्स अगर हम कर पाएंगे तो मेरे लिए भी बहुत गर्व का बात है। एक तो भोजपुरी में होगा जो मेरा मातृभाषा भी है, ऊपर से तुम्हारे जैसा जो नेशनल अवार्ड डायरेक्टर है उसके साथ काम करने का मौका मिलेगा। तो लैंग्वेज इज नेवर अ बैरियर, अगर अच्छा स्क्रिप्ट आता है और अच्छे मेकर्स आते हैं, वी विल ऑलवेज वर्क। एंड इससे गर्व की ज्यादा बड़ी क्या बात हो सकती है कि नो, आज देखिए मनोज वाजपेयी भी भोजपुरी में म्यूजिक वीडियो कर ही रहे हैं, राइट, अनुभव सिन्हा के साथ, ये बहुत सारे लोग, और सब लोग की भोजपुरी एकदम खाटी ठेठ है। मैं तो, मेरे से तो 10 गुना ज्यादा अच्छी है, हमको तो बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा और हम करेंगे। लेकिन अगर भोजपुरी भाषा में नितिन जैसे डायरेक्टर्स मैथिली भाषा में या मगही में आएंगे तो वी ऑल विल बी वेरी हैप्पी टू वर्क, क्यों नहीं, व्हाई नॉट। तो ये कहानियां हैं, मगही में एक कहानी है मेरी सुबह 440, तो ये 2-3 कहानियां जो रेडी हैं, और कुछ मैं भोजपुरी लिटरेचर पे भी कुछ काम कर रहा हूँ, कुछ लिटरेचर बेस्ड, बहुत भोजपुरी लिटरेचर है। मुझे नहीं पता था कि इनफैक्ट मेरे पास 500 की किताबों का PDF भी है, और कम से कम 15-20 किताबें मेरे घर में ही हैं भोजपुरी के, मेरे हाथ में भी एक यहाँ सामने रखी हुई है। तो आई एम ट्राइंग टू वर्क आउट ऑन दिस, और आई होप कि मैं ज्यादा से ज्यादा बना पाऊं इस जीवन काल में। सर डेफिनेटली लुकिंग फॉरवर्ड टू ऑल ऑफ देम। मैंने कभी एज सच एक्सप्लोर नहीं किया था, मैं अगर पर्सनल बात कहूं तो थैंक यू सो मच कि आज मैथिली सिनेमा या भोजपुरी सिनेमा में सच में मैंने एक्सप्लोर नहीं किया था, लेकिन आज मैंने देखा। अब मैं देशवा भी देखूंगी जाकर, और उसके बाद सिलसिला ये जारी रहेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर, फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर दिस वंडरफुल सेशन, और ऑब्वियसली कि हम मिथिला मखान के बारे में यहाँ पर बात की, और बहुत अच्छा लगा आप सभी से बात करके। उम्मीद करते हैं कि सर के जब नए प्रोजेक्ट आएंगे तो फिर से हम यहाँ पर ऐसी बात करने आएंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, लवली टॉकिंग टू यू। और मैं अपने दर्शकों से भी कहना चाहती हूँ कि मिथिला मखान जरूर देखें आप। नेशनल अवार्ड फिल्म है, 2 अक्टूबर को OTT प्लेटफॉर्म बेजोड़ पर रिलीज हो गई है। जरूर देखें और जाने कि जड़ों में क्या छिपा है, जड़ों में क्या छिपा है। और ये कहीं कोई, बहुत बार हम ऐसा सोच लेते हैं कि अभी जैसे बात हुई थी कि अपनी आइडेंटिटी पर गर्व नहीं करते, पिछड़ा सोच लेते हैं अपने आप को, तो मत घबराइए। स्टीरियोटाइप्स तो आते रहेंगे दुनिया में, बहुत चीजें हैं, खड़े रहिए। और बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सभी लोग आए, और इतनी सारा एनलाइटमेंट मुझे तो बहुत ही मिल गया है, ये कहीं पता नहीं कब तक चलेगा। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच।